अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। बाब सकूत, मरियम राजपूत, किस नंबर 4। नहीं जाओ आज, कल जाना गुल लाला। वो चली गई। बासर टूटे फूटे जुमले उसके लाशौर में सुनाई दे रहे थे। उसने सर को तकिए पर इधर उधर झटका था। आंखें अभी बंद थी और आवाज़ें अभी गूंज रही थीं। इनका निकाह हुआ था। वो तो मेरी सोलमेट थी ना। मज़ीद जुमले गूंजने लगे तो वो झटके से आंखें खोली। अब वो होश में था। अगले कुछ देर तक वो यहीं सफ़ेद छत को घूरता रहा। उसे सब याद आ रहा था, कैसे वो इस लड़की के पीछे भागा, कैसे उसने बासल पर हमला किया, लेकिन फिर वो पलटी भी थी। वो पलटी क्यों थी? वो उसे बचाने क्यों आई थी? शनासाई की रमक दोनों की आंखों में थी। जानते वो दोनों एक दूसरे को थे, लेकिन नाम की हद तक। रुदाबा उससे पहली बार मिली थी और वो उसे याद था। उस दिन लाइब्रेरी में देखा गया चेहरा उसे याद था। उसने रुदाबा जमशेद को पहले भी देखा था। वो रोकर सोई हुई लड़की, इस दुनिया से नाराज़ सी लड़की। इससे पहले कि वो मज़ीद सोचों में उलझता, इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था और अंदर दाखिल होने वाला बुराक जहांगीर था। भाई, उसने बुराक को देखते पुकारा। साथ ही कुछ देर पहले की वो आवाज़ें याद आईं जो 5 साल से उसके जहन में ख्वाबों में गूंजती थीं। कैसे हो? बुराक ने उसके करीब स्टूल पर बैठते पूछा। जवाब में वो सिर्फ सर हिला गया। तुम परवाज़ किसने किया था? बुराक ने सवाल किया और इसी लम्हे कमरे में रुदाबा और जमशेद साहब दाखिल हुए थे। रुदाबा ने भी बुराक की बात सुनी और अब इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पासल ने एक नज़र बुराक के पीछे खड़ी लड़की को देखा, फिर चेहरा वापस घुमा लिया। पता नहीं, अंधेरे में मुझे इल्म नहीं हो सका। वो अनजाने में ही सही उसे बचा चुका था, क्योंकि इसके मामले में बुराक बहुत बेरहम था। वो बासल जहांगीर पर एक आंच तक नहीं बर्दाश्त करता था। जमशेद साहब अब बासल से इसका हाल अहवाल मालूम कर रहे थे। साथ ही साथ उससे शुक्रिया भी कह रहे थे कि जिसने इनकी बेटी की जान बचाई थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे किडनैप किया? बासल ने बुराक से सवाल किया। अभी तक मालूम नहीं हो सका, जल्द ही पता चल जाएगा। वो दांत पीसते जवाब देने के बाद अपने सेब काटने के लिए उठने ही वाला था कि रुदाबा ने उसके हाथ से सेब ले लिया। मैं काटती हूँ भाई, ये कह के अब वो बासल के बेड के साइड पर खड़ी सेब काट रही थी। बासल उठकर बैठ चुका था। जमशेद साहब किसी की कॉल सुनने बाहर गए थे। उसने सेब काट कर बासल की जानिब कांपते हाथों से बढ़ाया था, जो कि उसने ले लिया। उसने दूसरा पीस बासल की जानिब बढ़ाया, जिसे उसे हाथ बढ़ाकर फिर से ले लिया। अब वो मुसलसल सेब काटते उसे दे रहे थे और वो खा रहा था। बासल। कुछ देर बाद बुराक की बेयकीन आवाज़ कमरे में गूंजी तो सेब खाते बासल और उसके पास खड़ी रुदाबा ने सर उठाकर बुराक को देखा। तुमने ये इतने सारे सेब खा लिए? वो सेबों की टोकरी की जानिब इशारा कर रहा था। उसे हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि बासल ने कभी एक से ज़्यादा सेब नहीं खाया था और अब वो तकरीबन 6 सेब खा चुका था। अपनी इस हरकत पर बासल ने रुदाबा की जानिब हुसीनी निगाहों से देखा, जो मुसलसल उसे सेब काट कर देती जा रही थी और वो मोबाइल में गुम खाता जा रहा था। भाई, शायद ये मोहतरमा चाहती हैं कि मैं सेब खा कर इनके दिए गए ज़ख्म से आज ही सेहतयाब हो जाऊँ। इनके दिए गए ज़ख्म मतलब? बुराक ने हैरत से पूछा और बासल गड़बड़ाया। रुदाबा जो अभी हाथ में सेब लिए खड़ी थी, तेज़ी से छुरी और सेब को टेबल पर रखा, लेकिन इस बार उसके हाथ पर छुरी लग गई थी। वो सी करती अपना दाहिना हाथ ज़ोर से थामा। खून बहने लगा था। इनको बचाते हुए जो लगे। उसने तेज़ी से बात संभाली तो बुराक सर नफ़ी में हिलाता रुदाबा की जानिब मुतवज्जो हुआ और आगे बढ़ते टिश्यू से इसका हाथ साफ किया, फिर फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर सनी प्लास लगाया। गुड़िया, क्या हो गया? आराम से बच्चे। वो इसे पास पर स्टूल पर बिठा चुका था। रुदाबा जो पहले शर्मिंदगी की वजह से सर नहीं उठा पा रही थी, अब थोड़ी सी रिलैक्स होती अपने हाथों को देखने लगी। बुराक ने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दी। अब वो थोड़ा फ्रेश था। बासल की हालत उस वक्त उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन अब वो ठीक था। रुदाबा को अंदर ही रहने का कहता वो बाहर आ चुका था। इसी पर इसका मोबाइल बजा था। अरकम का फ़ोन था, जो कि उससे बासल के गायब होने का पूछ रहा था। पिछले 2 दिन से वो लोग हैदराबाद थे और बासल ने इन सबको भी कुछ नहीं बताया था। अमूमन वो बताता भी नहीं था। ना वो मैसेजेस का जवाब देता था, ना कॉल उठा रहा था। तो मजबूरन अरकम ने बुराक को कॉल की थी। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो बासल मेरे पास यहाँ हैदराबाद है। उसकी बात सुनकर अरकम को झटका लगा। किसका एक्सीडेंट भाई? वो परेशान सा पूछने लगा। बासल का एक्सीडेंट। उसे ज़्यादा तफसील की बजाय बस 3 लफ्ज़ जवाब दिया तो अरकम अपने आने का कहता कॉल काट दी। अब वो यूं ही चहलकदमी करता हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। रात का वक्त था और लोगों की चहल पहल कम ही थी। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। सर्दियों का मौसम था। लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। वो एक पल को रुक गया। ऐसा ही उसे मंजर याद आया, 5 साल पहले का मंजर। साउथ पाउलो
उस वक्त शाम के अंधेरे में भी जगमगा रहा था और सब एक मशहूर कैफ़े में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बुराक, गुलाला, अमन, बासिल, शमरोज़, निदा फूफा और चाचू। आज इन तीनों दोस्तों का रिजल्ट आया था और तीनों हर बार की तरह अच्छे नंबर्स लेने के बाद अब इन सबको कैफ़े में लेकर आए थे। अमन को किसी की कॉल आई थी तो वो उठकर बाहर चला गया। 5 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आया तो गुलाला उसे बुलाकर लाने का कहकर उठती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। उसने बाहर आकर देखा तो दूर अमन किसी लड़की से बातें करता हुआ नजर आ रहा था तो वो उसकी जानिब कदम बढ़ाए। अमन, गुलाला के पुकारने पर वो मुड़ा था। इसकी सवालिया नज़रों को देखता वो हल्का सा मुस्कुराया। इसे मिलो गुलिये। अभी वो मज़ीद कुछ कहता बुराक इन दोनों को पुकारता उसकी तरफ आया। वो तीनों इसकी जानिब मतवज्जो हुए। अमन के साथ खड़ी लड़की बुराक को दूर से ही देखकर अमन को बाय बोलती चली गई। बुराक के करीब आने तक वो दूर जा चुकी थी। ये कौन थी? बुराक के सवाल पर अमन ने दूर जाती लड़की को देर तक देखा। और मेरी कज़न थी, वो जवाब देकर अंदर की जानिब बढ़ गया। लाला ने भी आगे की जानिब कदम बढ़ाए तो बुराक ने इसका बाजू थामा था। रुको भी लड़की, उसने मसनूई गुस्से से कहता अपने लॉन्ग कोट की पॉकेट से कैंडी पॉप निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया तो वो बेख्तियार उछली थी। कैंडी पॉप? खुशी से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। अब वो चखती हुई कैंडी पॉप खाते हुए बुराक से बातें करती कैफ़े की जानिब चल रही थी। यही मंजर था, मौसम था और वो इसके साथ मुसलसल बातें करती चहक रही थी। उस पल बुराक जहांगीर ने महसूस किया कि वाकई ही कुछ पल ज़िंदगी होते हैं। मंजर बदला। अब वो इस सड़क पर अकेला चल रहा था। न कैंडी पॉप था, न गुललाला, सिर्फ अकेला चलता बुराक जहांगीर। उसके कंधे ढलक गए थे, कदम मुर्दा हो गया और सांसें थक गई। वह इस पर लाश बन गया था, सीने में धड़कता दिल जिसे महसूस होना बंद हो गया हो। तुम्हें पता है मैंने किस कदर अज़ियत में सदाएं दी थी तुम्हें और तुम नहीं आए। वो सड़क किनारे बने एक बेंच पर जा बैठा और सर बेंच की टेक से लगा दिया। जब हम हर चीज़ से थक जाएं तो कुछ भी अच्छा होना हमें वैसे खुश नहीं करता जैसे हमें होना चाहिए। इस शाम वो घर सब वापस आने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन इतना परेशान सी अब भी डाइनिंग हॉल में बैठी रही। बुराक जो पानी पीने आया था इनको वहाँ मौजूद देखकर इनकी जानिब चला हुआ। क्या हुआ फूफो? इसको पूछने पर निदा ने एक निगाह इस पर डालते चेहरा मोड़ लिया। बुराक कुछ महसूस करता इनके पास आ बैठा। बगैर कुछ बोला वो इनको देख रहा था। वो इससे बहुत कम बातें छुपाती थी। वो इनकी बड़े बेटे जैसा था, बाकी सब छोटे थे। हर मसला वो इसके साथ डिस्कस किया करती थी। अब वो भी जानता था कि कुछ है जो इन्हें परेशान कर रहा था। बुराक, निदा ने उसे पुकारा। बताएं फूफो, क्या परेशान कर रहा है आपको? फिर वो पूछने लगा। निदा ने थक कर सर हाथों में दे दिया। बुराक, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। वो लाइल्मी में कोई गलत कदम ना उठा ले। इनकी बात पर वो हैरान हो गया। क्या गलत? कौन फूफो? उसका दिल ज़ोर से धड़का था और जब दिल यूँ ज़ोर धड़का था तो यानी दिल को मतलब शख्स का जिक्र होने वाला था। गुललाला, वो यकलफ्ज़ी जवाब देती फिर से चुप हो गई। गुल क्यों कुछ गलत करेगी? वह समझ नहीं सका। मैंने उसकी आंखों में देखा है बुराक, और इसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। वो ये कहती रो दी। बुराक हड़बड़ाता इनके सर अपने सीने से लगाया। फूफो रोए नहीं, कुछ नहीं होगा। वो अमानत है मेरी, मैं उसे कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो एक मान से कह रहा था। फूफो ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब बेबस निगाहों से देखा। हमें उसे बता देना चाहिए, इसके और तुम्हारे बारे में। ये इसकी ज़िंदगी का सवाल है। वो मुस्कुराकर कह रही थी। इन्हें जैसे हल मिल गया हो। बुराक ने इनको खुफा नज़रों से देखा। उसे इनके फैसले पर एतराज़ था। वो भी बच्ची है फूफो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता इसके ज़हन पर कोई ऐसा असर पड़े कि कुछ साल बाद वो सब जान जाएगी। भरोसा रखें, आपकी अपनी औलाद है। बुराक के इतने पुरयकीन होने पर वो भी फ़कत सर हिला सकी थी। दिल में एक जुमला बाज़कश करने लगा था। मेरी औलाद है, तभी तो डर है कहीं माँ का खून रंग ना दिखा दे, कहीं वो मेरी वाली गलती न कर बैठे, कहीं वो हीरे को ठुकरा कर कोयले को पाने की तलाश में। बुराक इनको लिए इनके कमरे में छोड़कर खुद गुललाला के कमरे की जानिब बढ़ गया तो वो सोच चुकी थी। छोटी सी गुड़िया ही तो है ये, मेरी गुड़िया। वह सोचकर मुस्कुराता उसके माथे पर झुककर लब रखता बाहर निकल गया। गुललाला के लिए उसके दिल में हमेशा से नरमी थी, या फिर कुछ ख़ास वजह थी जो दोनों को आपस में जोड़ती थी। एक खूबसूरत सा एहसास था जो बुराक जहांगीर को गुललाला के अपने इर्द गिर्द होने पर महसूस होता था। वो एहसास जिसका नाम मोहब्बत था। तुम गुज़रो और वक्त न ठहरे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। याद आओ और दर्द न भड़के,
ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، لیکن دل کو چین آ جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت کر لینے سے ترک محبت ہو بھی جائے، کوئی اسے جا کر سمجھائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقین سے بار بار اسے سوال کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، براق جہانگیر ہی ہے، اس نے خود اپنا نام بتایا تھا۔ نایاب نے اسے یقین دلایا۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں نایاب، مجھے ایک نظر، صرف ایک نظر اسے دیکھنا ہے۔ وہ التجا کر رہی تھی جیسے کوئی قیدی برسوں بعد تازہ ہوا میں سانس لینے کی التجا کرتا ہے۔ نایاب نے بے بسی سے لب بھینچ لیے کیونکہ وہ جانتی تھی یہ مشکل ہے۔ بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ سہمی سی بولی۔ اسے نہیں پتہ چلے گا۔ اسے کون بتائے گا؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تو نایاب نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اس کا کارڈ ہے، اس کے آفس کا پتہ بھی ہے، لیکن ہم اسے دیکھیں گے کیسے؟ وہ نیم رضامند تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا پلان اس کے کان میں بتایا تو نایاب سر ہاں میں ہلا گئی۔ کل وقت پر تیار رہنا، ہم جائیں گے، وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بیٹھے سرخ بالوں والی لڑکی نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لی۔ اتنے سالوں کا انتظار شاید کل ختم ہو جاتا، شاید وہ اس شخص کی ایک جھلک ہی دیکھ پاتی، وہ شخص جو روح کا مکین تھا، جو دل کی دھڑکن تھا، براق۔ توڑ توڑ کر اس کا نام اپنے لبوں سے لیتی وہ سسک اٹھی تھی۔ یہ نام تو اس کی زندگی کا مانند تھا، وہ زندگی جسے ٹھکرا کر آئی تھی، جو اب اسے ہر روز یاد آتا تھا۔ اس کے لبوں نے یہ نام آج 4 سال کے بعد پکارا تھا۔ اب وہ نایاب کا دیا گیا وزٹنگ کارڈ دیکھ رہی تھی، جہاں سنہری لفظوں میں براق جہانگیر لکھا تھا۔ اس نے جھک کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ موتی کارڈ پر گرتے اس کی چمک بڑھا چکے تھے۔ اب بس انتظار کرنا تھا، کل کا انتظار، اور پھر اس کی یعقوب آنکھوں کی بینیاں لوٹ آنی تھی شاید۔ ہاسپٹل کے کمرے کا ماحول اس وقت بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ سب ادھر ادھر بیٹھے گپے مار رہے تھے۔ باسل کے چاروں دوست کچھ دیر پہلے ہی حیدرآباد پہنچے تھے اور اب اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ارکم اور نبراس باسل کو بیڈ سے اٹھائے اس کی جگہ پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے، جبکہ باسل ویل چیئر پر بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ صنم اور نرمین کسی فیشن میگزین پر ڈسکس کر رہی تھیں اور رودابہ وہ فون کی اسکرین پر مسلسل نظریں جمائے کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اسی پر کمرے کا دروازہ کھول کر ایک نرس اندر آئی۔ نبراس نے تیزی سے لوڈو اور ارکم کو ایک طرف کرتے بلینکٹ اوڑھا تھا۔ نرس اسے مریض سمجھتے اس کے ہاتھ پر روئی رکھ رہی تھی اور وہ نرس صرف نرس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا کھویا ہوا تھا۔ سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جبکہ رودابہ اب بھی فون میں گم تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ کمرے میں کہے گونجے۔ نرس نے بیڈ پر لیٹے نبراس کی آنکھوں میں کھوئے اس کے بازو میں انجیکشن گھسا دیا تھا۔ رودابہ بھی ہڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تو سب ہنس رہے تھے، جبکہ نرس شرمندہ سی کھڑی اب حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ نبراس نے نرس کو غصے سے دیکھا، اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا وہ انجیکشن دے کر نرس کی جانب ہوا اور نرس وہ بیچاری تیزی سے اپنی جان بچاتی باہر کی جانب بھاگی۔ اب نرس آگے اور نبراس اس کے پیچھے پیچھا تھا۔ کمرے میں اب بھی کہے گونج رہے تھے۔ رودابہ بھی ہنس رہی تھی، یہ سب اس کے لیے نیا تھا، لیکن یوں اچانک نبراس اس کی اس حرکت نے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب ہنس کر بے حال ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد سرخ شہلا لیے نبراس کمرے میں داخل ہوا تو وہ سب اپنی ہنسی روک چکے تھے۔ اسی پر براق اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ڈسچارج پیپرز تھے۔ تیاری کرو واپس چلنے کی، ڈسچارج پیپرز مل چکے ہیں باسل، وہ سنجیدگی سے کہتا ساتھ بکھرے کمرے کا جائزہ لیتا اس کی فائلز کو ایک طرف رکھتا صوفے پر جا بیٹھا۔ اب وہ سب آہستہ آہستہ اٹھتے سب سمیٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرہ اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا اور اب وہ سب تیار تھے۔ رودابہ نے باسل کی آنکھوں کو دیکھا، وہاں اب ایک جیسے رنگ تھے، یعنی وہ لینس لگا چکا تھا۔ اسے نہ جانو کیوں الجھن سی ہوئی تھی، وہ لینس کے بغیر اپنی دونوں آنکھوں کے مختلف رنگوں کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ باسل کی نگاہیں اس پر پڑی جو مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں اسی اصلی آنکھوں کے رنگ کی تلاش میں تھیں۔ اس کے دوستوں میں سے بھی کم لوگ اسے ہیٹروکرومیٹک ہونے کے بارے میں جانتے تھے، وجہ اس کا لینس استعمال کرنا تھا۔ اگلے لمحے اس نے جھک کر اپنی آنکھوں سے لینس نکال دیے۔ یہ عمل میکان کے انداز میں ہوا تھا۔ وہ خود بھی محسوس نہیں کر سکا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے جو اسے نہیں پسند تھا۔ اسے نہیں پسند تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے مختلف رنگوں کو دیکھے، مگر اب وہ اپنی مختلف رنگوں کی دو آنکھوں کی سمیت رودابہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوشی سے پھیلی تھی۔ یہ اس کے لیے نیا تھا۔ اس کے دوست اب اس سے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ ہنس رہا تھا، اور رودابہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ نرمین اور صنم سے اس کی اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی اور وہ اس سے یونی سے ملنے کا وعدہ کر چکی تھی۔
शाम के समय हर सू फैल चुके थे। रुदाबा घर आ चुकी थी और वो अपने कमरे में बैठी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। मगन से रुदाबा ने बजते फ़ोन को देखा जहाँ नरमीन और सनम की कॉन्फ्रेंस कॉल थी और वो मुस्कुराकर कॉल उठाई। अब वो इनसे बातें करती नीचे की जानिब चल दी। चाय बनाते बनाते खुशखबरियों में मसरूफ़ थी कि उसके मोबाइल पर रासिम की कॉल आने लगी। चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट यकदम रुक गई। बाद में बात करती हूँ, फूफा से बात कर लूँ, उसने कहते कॉल काट दी। अब ये रासिम की कॉल दोबारा आने पर पिक कर चुकी थी। हेलो रुदाबा, ये रासिम की आवाज़ थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। वो थोड़ा सा खज्जल होता सलाम का जवाब दिया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, कुछ देर खामोशी के बाद कह रहा था। जी कहें। बात यह है कि मम्मी हमारी शादी करना चाहती है, लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं चाहता। क्यों, आपको ये शादी नहीं करनी? उसने धड़कते दिल से कहा। ओ नहीं, अभी बस नहीं चाहता, 2-3 साल के बाद। वो बहुत पुरसकून सा 2-3 साल कह रहा था, जबकि इसकी फूफो का बस चलता तो 2-3 दिन में शादी कर देती इनकी। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? नहीं। वो सर नफ़ी में हिला गई। रासिम इतना वक्त देना चाहता था जबकि फूफो को जल्दी थी। यकीनन कोई बड़ा वजह थी। शायद वो शादी नहीं करना चाहता था, और इसका इतना लापरवाह लहजा रुताबा महसूस कर चुकी थी। ठीक है, तो मम्मा तो इनसे कह दीजिएगा कि आप 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती। वो सब इसके सर डालना चाहती थी। वो समझ चुकी थी। रासिम ने यह कहकर कॉल काट दी। फ़ोन बंद होते ही रुताबा ने एक नज़र स्क्रीन पर जगमगाते रासिम के नंबर को देखा और फिर ठंडी हो चुकी चाय को गर्म करने लगी। उसने ना सिर्फ इसकी चाय बर्बाद की थी, बल्कि इसका वक्त भी। इंसान किसी भी तरह के इंसान के साथ रह सकता है, लेकिन उसके साथ नहीं जिसके बारे में से इन्हों कि ये शख्स मेरे बारे में लापरवाह है। कोई भी चीज़ इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी हमारे साथ रहने वाले और हमारे अपने लोगों की लापरवाही तकलीफ़ देती है। और इससे ज़्यादा लापरवाही की तकलीफ़ को कौन जान सकता था? इसने तो सही थी, अपने पसंदीदा शख्स की लापरवाही। बावजूद इसके कि वो भी उसे चाहता था, और रासिम के बारे में उसे ये भी मालूम था कि इसके दिल में रुदाबा जमशेद के लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं। वो सिर्फ रिश्ते को घसीटते रहना चाहता था जब तक कि रुदाबा खुद तंग आकर इनकार ना कर दे। वो चाय लेकर कमरे में आ चुकी थी। उसी पल नरमीन ने उसे उन सब के ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसमें नबराज, अरकम, बासिर और वो दोनों भी थी। ये इनका चैटिंग ग्रुप था जहाँ वो अक्सर बातें किया करते थे। अब कल से यूनी जाते ही नरमीन से मिलना था, जिसका वो वादा कर चुकी थी। चाय ख़त्म करते उसने फ़ोन एक तरफ रखा और फिर सोने के लिए लेट गई। नींद आ रही थी, लेकिन वो अभी आंखें खोले कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। और भला कौन हो सकता है नींद से पहले सोचा जाने वाला आखिरी शख्स, जिसने कोई कसम का किसी किस्म का मैसेज नहीं छोड़ा था, बावजूद इसके कि वो इस दिन उससे मिलने नहीं गई। उसने खुद भी इब्राहिम को कोई मैसेज नहीं किया। न जाने क्यों आज उसे मैसेज करने की क्रेविंग नहीं हुई थी। आज उसने खुद इब्राहिम को मैसेज नहीं किया था, हालांकि काफ़ी दिन गुजर गए थे उसकी आवाज़ सुने, मगर वो सर्द सी थी, बिल्कुल चुप। कभी कभी कुछ जगहों पर हमारा सर्द हो जाना हमारे लिए बाद में बेहतर साबित होता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसी कैफियत होती है जो ज़्यादा वक्त रहे तो तमाम जज्बे मिटा देती है। प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, अच्छा बुरा, सब ख़त्म हो जाता है। अभी तो शुक्र था कि इसका मोबाइल बुराक ने उसे दे दिया, जो कि वहाँ किसी की तलाशी करते हुए मिला था। वजह अभी भी नहीं मालूम हो सकी थी कि उसे क्यों किडनैप किया गया था, किसने किया था, लेकिन वो भी जल्दी पता चल जाता। बुराक जहांगीर के असर रसूख तेज़ी से काम कर रहे थे। वो दोनों मौजूदा पते पर कब से खड़ी थी जहाँ इनके मतलूबा शख्स ने आना था, लेकिन अब तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो आएगा ना नायाब? उसने उम्मीद भरी नज़रों से नायाब को देखा। हाँ, उसका ऑफिस यही है तो ज़रूर आएगा। नायाब ने एक बार फिर घड़ी पर वक्त देखा। हाँ, वो आएगा, मेरा इंतज़ार उसे ले आएगा। वो जैसे साथ खड़ी नायाब से ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। आधा घंटा गुजर चुका था और इस शख्स का कोई अता पता न था। वो मायूस सी मुड़ी जब अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। वो आ गया। नायाब। नायाब ने मुड़कर देखा तो वो बेयकीनी की कैफियत में आंखों को झपकती बोल रही थी। सांस जैसे रुक गया हो, वक्त थम गया हो, हवा भी साकत हो गई थी। बस वो सामने से चलता आ रहा था। अचानक उसने अपना दायां हाथ दिल पर रख लिया। दिल जो नहायत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे इस शख्स के दीदार पर वो अब अपना काम मज़ीद तेज़ी से करने लगा था। वो शख्स दिल का भी पसंदीदा था। वो अब मज़ीद हसीन हो चुका था। वाकई वो दिलकश था, दिलनशीन था, इसके दिल का मकीन था। वो एकटक उसे देखे गई। वो इसके पास से गुजर चुका था। बुराक जहांगीर ने एक निगाह भी उस पर नहीं डाली थी। काफ़ी देर गुजर चुकी थी, वो जा चुका था, मगर वो अब भी वहीं पर खड़ी थी, पत्थर की मूरत बनी। वो लम्हा आकर गुजर गया था। सालों बाद इस शख्स का दीदार नसीब हो चुका था। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसे महसूस किया जैसे इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो उसे अपने हाथ पर सीने पर हाथ रखा। ये क्या हो रहा था?
माथे पर पसीने की बूंदें चमकी। ऐसी कैफियत कब होती थी भला पहले इसकी? यूँ लगा कि कोई करीब है, कोई बहुत अपना, कोई दिल से जुड़ा शख्स करीब है। वो लिफ्ट बंद होने से पहले बाहर निकल आया। अब वो वापस उस जगह यानी मेन एंट्रेंस पर आया था जहाँ से अभी कुछ लम्हे पहले ही गुजरा था, मगर वहाँ मखसूस लोगों के अलावा कुछ भी ऐसा न था जो इसके दिल की ये हालत हो चुकी थी। वो वापस मुड़ गया। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस में मौजूद था, ग्लास वॉल से बाहर देखता हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। जब वो लिफ्ट में जा रहा था तो उसने किसी को लिफ्ट के बाएं जानब खड़े देखा था। चेहरा नहीं देखा था, मगर उसे याद था कोई खड़ा था वहाँ उसकी जानिब रुख किए। वो पास से गुजर आया था, चेहरा नहीं देख सका था, न इसने कोशिश की थी। अब उसे याद आ रहा था। अभी वो मज़ीद सोचता कि उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते मैनेजर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई। सर, मीटिंग के लिए आफ्ताब सिकंदर आ चुके हैं, आपका इंतज़ार है। उसने आज की सबसे अहम मीटिंग की इतला दी तो वो संभल कर अपनी टाई की नॉट ठीक करता, अपने से चलने का हुक्म करता बाहर निकल आया। पीछे ग्लास वाल से अंदर आती धूप दीवार पर लगी गुललाला की पेंटिंग पर पड़ती उसे मज़ीद दिलकश बना रही थी। वो बुराक जहांगीर के ऑफिस से बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन मज़ीद एक कदम भी चल नहीं सकी। हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो थक गई, अंदर से बाहर आने पर नहीं बल्कि इस सफ़र पर चलते चलते जब बुराक जहांगीर तक जाता था। वो थक गई खुद से भागते भागते। कभी कभी इंसान अपने इर्द गिर्द से नहीं, अपने अमाल से भागता है, अपने किए गए गुनाहों की सज़ा से, तो कभी अपने अंदर की इस तल्ख़ हकीकत से जो उसे अंदर ही अंदर मार रही होती है। वो हर रोज़ मरता है, हर रोज़ जीता है। आखिर थक कर जब ज़िंदगी के सामने हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि अब नहीं है सकत, अब नहीं चाहिए, तो तब उस मकाम पर अचानक वो सब कुछ मिलने लग जाता है जिसकी कभी ख्वाहिश की थी, जिसकी चाह में ज़िंदगी को जीने की बजाय कोसते हुए गुजरा। और फिर हम खुद से भी नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि अब हमें ज़िंदगी चाहिए होती। कहते हैं ना, वक्त पर मिली हुई चीज़ें सिर्फ तब तक अच्छी होती हैं जब तक हमें इनकी ज़रूरत होती है। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म, इनकी अहमियत ख़त्म, और अहमियत ख़त्म तो किस्सा ख़त्म। लेकिन ज़िंदगी हर हाल में ज़रूरी होती है, तभी जब हम गमों के बोझ से दब रहे हों, और तब भी जब खुशियाँ अरूज पर हों। ये हम होते हैं जो इस बात को जाने बगैर कि अगर अभी हम गम हैं तो ये खुशियों में भी तो बदलेंगे। हम कहते हैं अब क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। वो ज़िंदगी जो इतनी कीमती होती है, उसे अपने कुछ मायूस लम्हों की नज़र करके फिर खसारे लिखवा लेते हैं हम, कि हम इंसानों की असलियत यही है। हाँ, यही सच है, यही हकीकत है। चलो वापस चलें। वो थके थके कदमों से नायाब का हाथ थामे आगे बढ़ गई। कुछ देर के बाद वो लोग टैक्सी लेकर घर वापस आ गई। बाहर पोर्च में खड़ी वो गाड़ी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये देखकर नायाब के और इसके पसीने छूट गए। उसने जो ही हाल में पहला कदम रखा, किसी की संजीदा आवाज़ ने उसके कदम जामिद कर दिए। रुक जाओ दोनों। वो दोनों एक दूसरे को देखती रुकी। कहाँ थे तुम दोनों? दोनों चुप रहीं। उसके करीब वो आकर खड़ा हुआ। नायाब जो सर झुकाकर खड़ी थी, उसने साथ खड़ी बहार को कोहनी मारी। वो बगैर कुछ बोले बस इन्हें देख रहा था, जब उसे अपने कानों में धीमी सी अमृत घोलती थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। हम कुछ देर के लिए बाहर गए थे, बस यूं ही ठंडी हवा खाने। बाहर ने सामने खड़े खूबसूरत शख्स की जानिब देखते जवाब दिए तो वो लब भेज गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसके चेहरे को नहीं देख रहा था, ना देखता था। जनवरी की शदीद ठंड में आपको बाहर की ठंडी हवा खानी थी? बाहर, वो भी इस मौसम में कि आप एक हफ्ते से बीमार हैं? वो फिक्रमंद था या तंज कर रहा था, वो समझ नहीं सकी, बस सर झुका दिया। भाई, वो बाहर चाहती थी कि कुछ देर बाहर से हो आए। घर में दम घुट रहा था इसका। नायाब ने बमुश्किल बात संभाली। वो एक नज़र इस पर डालता वापस मुड़ गया, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सुने, क्योंकि वो खुद मालूम कर लेने वाला था कि वो दोनों कहाँ गई थी। बगैर उसे बताए, बगैर किसी गार्ड के वो इन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं देता था। बच गए, शुक्र है अल्लाह का। नायाब शुक्र अदा करती अब सोफे पर ठहर चुकी थी। बाहर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। वह मामूल के मुताबिक अपनी क्लासेस लेकर कैफ़े में आ बैठी थी। फिलहाल उसे ज़ोरों से भूख लग रही थी। घर से नाश्ता किए बगैर आई थी और अब पेट में चूहे कूद रहे थे। ऑर्डर लेकर अपने टेबल पर आ गई, खाने लगी। एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक, दूसरे में जिंगर बर्गर। अभी इसका बर्गर आधा ही हुआ था कि अचानक वो इसके सामने मौजूद चेयर पर आ बैठा। मसरूफ़ से बर्गर खाती रुदाबा ने जो ही सर उठाकर सामने देखा तो वो बासिल जहांगीर था। तो तुम तो वो मुंह में मौजूद बर्गर की वजह से बमुश्किल यही कह सकी। बर्गर खाने पहले, फिर मुझे पहचान लीजिएगा, वह संजीदा आवाज़ में कहता अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। रुदाबा ने शुक्र और हैरत की कैफियत में अपना आधा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ख़त्म किया। अभी वो कोल्ड ड्रिंक का आखिरी सिप ही ले रही थी जब वो उसी टेबल की जानिब आते दिखाई दिए। शायद नहीं, यकीनन इसके सामने बैठे डैश इंशार्ड नहीं भुलाया था।
उसे नरमीन का चेहरा देखकर याद आया कि आज यूनी में आते सबसे पहले नरमीन से मिलने जाना था। रुदाबा ने खुशूसी नज़र सामने बैठे शख्स को देखते ज़बरदस्ती मुस्कुराकर खड़े तो इनको हाथ हिलाया, जैसे वो इन्हीं के शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन में मसरूफ़ बासिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। वो लोग अब आकर बैठ चुके थे। रुदाबा के सलाम करने पर सबने जवाब दिया तो नरमीन ने इसकी जानब नाराज़गी से देखा। तो मुझसे मिलने आने वाली थी रुदाबा? इसकी बात पर रुदाबा कान पकड़ चुकी थी। सुबह से लेक्चर्स थे, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी प्लीज़। उसकी इतनी मस्कीन शक्ल बनाकर कहने पर नरमीन ने इसका गाल ज़ोर से खींचा। इट्स ओके। वो इसी के क्यूट एसेंट में बोलती उससे बासिल के सामने खज्जल सा कर चुकी और अब उसके मुंह पर बनाने पर वो हंस चुकी थी। कुछ मंगवा लें खाने के लिए? अरकम ने बासिल से पूछा तो उसने सर हिलाया और वो बाकी सब मेरे इसी पल बासिल के इशारा करने पर लड़का इनके लिए पहले से तैयार की खाने की ऑर्डर ट्रे ले आया था। वो सब मुस्कुराए मासवाल बासिल और रुदाबा के। लव यू मेरे यार। नबरास ने फरते जज्बात से नकली आंसू पूंछ से सबसे पहले जिंगर बर्गर की बाइट ली थी। बासिल सर नफ़े में हिलाता अपने खाने की जाने मतवज्जह हुआ था। रुदाबा तुम भी तो हो ना? नरमीन ने एक बर्गर उसकी जानिब बढ़ाया। रुदाबा जिसकी भूख तेज़ हो चुकी थी क्योंकि कुछ देर पहले खाया बर्गर तो बासिल के सामने देखकर उसने मुश्किल से ही जहर मार किया था। नहीं, मैं खा चुकी हूँ, तुम लोग खाओ। उसने झिझक कर प्लेट पीछे की तो नरमीन ने उसे आंखें दिखाई। हाँ तो क्या हुआ, ये बासिल की तरफ से समझ कर खा लो। और नरमीन के इस जुमले पर वह सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाया तो अब बासिल भी मतवज्जह हुआ। मैं जानता हूँ आप खा चुकी हैं, लेकिन फिर से खा लें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसने कहकर काउंटर की जानिब कदम बढ़ाए। बिल के पे करके वो जब वापस आए तो वो लोग खाना खा चुके थे। अभी वक्त है नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्यों ना कुछ देर इंजॉय किया जाए। सनम ने इन सबको सवालिया नज़रों से देखा। ठीक है, लेकिन कोई मौसीकी सुनने का दिल है? नवराज ने भी हिस्सा डाला। मौसीकी को छोड़ो, गज़ल सुनते हैं या कोई शेर? रुदाबा की आवाज़ बहुत प्यारी है। नरमीन ने रुदाबा को बीच में घसीटा। चलो रुदाबा सुनाओ। नवराज और अरकम ने भी कहा था। वो जो ना करने का इरादा रखती थी अब इनके कहने पर मान गई। बासिल भी सीधा हो बैठा। वो लोग धूप में बैठे थे। बासिल ने सन ग्लासेस लगा रखी थी। उसका रुख रुदाबा की जानिब था। सब मतवज्जो थे और उसने बोलना शुरू किया। वही लम्हे थे जिनमें खुद को संवारना था, मगर मैं थक गया, शायद ठहरना था। किसी ने ख्वाब में पूछा खुशी कहाँ है? जवाब आया यही, दिल को गुजारना था। न जाने कितना सुकून छीना था रातों ने, जो टूटा दिल था उसे भी निखरना था। अधूरे लोग अधूरे ही रह गए आखिर, किसी को ज़ख्म मिला, किसी को संभलना था। वो बोल रही थी और दिल इसके हर लफ्ज़ के साथ मज़ीद जल रहा था। वह एक शाम थी उदास और बिछड़ने वाला पल कि जिसमें सब कुछ था और बिखरना था। बासिल ने महसूस किया कि वो फिर से इस शाम में ज़िंदा होने लगा हो, जैसे वो फिर से आने वाले हों। लोगों से शिकवे फजूल हैं सरयून, मैं यूं भी नाजुक था, मुझे आखिर बिखरना था। उसकी आवाज़ ने सकूत सा तारी कर दिया। सभी मुंजमद थे, कोई एहसास ज़ियां से तो कोई खौफ जफा से, कोई अपने जलने की राख बिखरने पर चुप था। वो मुसलसल सामने बैठी रुदाबा को अपनी ब्लैक सनग्लासेस से देख रहा था। उसने महसूस किया कि सामने बैठी लड़की की आंखों में नमी थी, और वो सिर्फ नमी नहीं थी, वो बहुत कुछ था। कभी कभी आंखों में मौजूद आंसू सिर्फ एक पानी का कतरा नहीं होता, ये वो जज्बा होता है जो हमारे अंदर घुट रहा होता है, या वो एक स्लो पॉइज़न जो अंदर से हमें ख़त्म कर रहा हो।